प्रिय छात्रों, आज हम मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वास्तव में मांग की लोच की मापन की जो विधियां हैं, उसमें पहली विधि आती है टोटल रिवेन्यू मेथड या कुल आगम विधि, जिसको हम व्यय विधि भी कहते हैं। यह विधि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई है। दूसरी विधि है ज्यामिति विधि या इसको बिंदु रेखी विधि भी कहते हैं, जो कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने दिया है। और तीसरा विधि आता है कि मांग की जो कीमत लोच विधि है, जिसको हम मांग की लोच में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। 5 श्रेणी जिसमें हमने बतलाया था इसके पूर्व की कक्षा में कि उस 5 श्रेणियों के आधार पर भी हम क्या है वस्तु को बतला सकते हैं कि वस्तु की प्रकृति कैसी होती है, उसके लिए उसकी कीमत लोच कैसी होती है। तो चूंकि वो पूर्व क्लास में आपने देख लिया है, तो पूर्व के वीडियो को आप देख लेंगे। आज हम जो बची हुई 2 विधि हैं जिससे हम मांग की लोच को मापते हैं, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कुल आगम विधि या हम इसको व्यय विधि कहते हैं, जो कि मार्शल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें आप बताएंगे कि जब कीमत में वृद्धि या कमी से कुल व्यय स्थिर रहता है। आप देखेंगे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंडीशन नंबर ये है कि जब प्राइस P5 थी तो हम इतनी रुपए खर्च करते थे। आप देख रहे हैं हमने एक्स अक्ष पे क्या लिया है, कुल व्यय को लिया है, और यहाँ पर जो वाई अक्ष है वहाँ पर कीमत को लिया गया है। तो कीमत में परिवर्तन का हमारे व्यय पर क्या परिवर्तन होता है, उसके आधार पर इसका एनालिसिस करना है। तो आप देखेंगे कि जब प्राइस OP5 थी तो हम मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं कि ABCDE और F, ठीक है ना। तो हम कितना डिमांड करते थे, तो P1C इतनी दूर तक का हम क्या है इतना व्यय करते थे। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस घट करके P6 हो जाती है, तो आप देखते हैं कि अभी भी हमारी जो डिमांड है, माने कुल मिलाकर कुल व्यय जो है वो P6 और D है। यानी जितना खर्च हम पहले करते थे, आप डिस्टेंस को जरूर देखेंगे, मैं जहाँ पर रख रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं P1 से लेकर के C तक का और P6 से लेकर के D तक की, ये दोनों ही दूरी एक दूसरे के बराबर है। अर्थात आप बतलाएंगे कि जब कीमत में या तो मैं देख रहा हूँ कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, हमारा व्यय कांस्टेंट रहे, व्यय जो है वो स्थिर रहे, ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 होती है। दूसरी स्थिति में हमको देखना है कि जब कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ता है, जैसे कि ऊपर के डायग्राम में देख रहे हैं कि प्राइस सपोज P1 थी तो हम इतनी वस्तु इतना व्यय करते थे, जैसे ही उसकी कीमत घट जाती है OP2 हो जाती है, जो OP1 थी वो घट करके OP2 हो जाती है, तो आप देख रहे हैं कि आपका व्यय क्या है P2B। इसकी तुलना में इस लाइन को देख रहे हैं कि हमारा व्यय बढ़ जाता है। पहले P1A था खर्च होता था, अब P2B खर्च हो रहा है, यानी हमारा व्यय बढ़ जाता है। तो व्यय चूंकि बढ़ जाता है तो हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है वो मोर देन 1 होता है। तो क्या बतलाएंगे कि कीमत के कमी होने से यदि व्यय बढ़ जाता है, या उल्टा कहना है कि कीमत में वृद्धि से हमारा व्यय घट जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप बतलाएंगे कि ऐसी स्थिति में हम बताएंगे कि कीमत की जो लोच है वो हमेशा मोर देन 1 होगी, इकाई से अधिक होगी। और तीसरी स्थिति देखते हैं कि जब कीमत के घटने पर, यहाँ पर देख रहे हैं कि P3 था तो आप इतना व्यय कर रहे थे, P3E तक का खर्च कर रहे थे, जैसे ही कीमत घट जाती है तो आप उसके व्यय को और कम कर देते हैं, यानी कीमत में कमी के कारण हमारा व्यय पहले की तुलना में अब कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में भी हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति में मांग की लोच लेस देन 1 होगी। तो इस प्रकार आपको बतलाना है कि कुल व्यय का कीमत में कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या व्यय हमारा बढ़ गया, यदि बढ़ गया तो इकाई से अधिक लोच होगी कीमत की। यदि व्यय हमारा कांस्टेंट है, जितना भी प्राइस कम हो रहा है हम खर्च में कोई कमी नहीं करते हैं, तो आप बतलाओगे कि ऐसे संदर्भ में मांग की लोच इकाई लोचदार होती है। और यहाँ तीसरी कंडीशन देखे थे, यानी कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन 1, सेकेंड था कंडीशन 2, और तीसरी कंडीशन देख रहे हैं कि कंडीशन जो 3 है वो अप्लाई कर रहे हैं। उसमें क्या है, जैसे ही प्राइस कम हो रही है आपका व्यय और कम हो गया, है ना। इस प्रकार हम कहेंगे कि मांग की लोच लेस देन 1 होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्शल ने दिया था, इसको कुल व्यय रीति कहा जाता है कि हमारे व्यय पर कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि कीमत की कमी से हर बार कीमत की मैं कमी कर रहा हूँ
हर बार कीमत की कमी से देख रहे हैं, पहली कंडीशन में कीमत की कमी से व्यय बढ़ा, दूसरे में स्थिर रहा, तीसरे में व्यय घट गया। तो ये 3 स्थिति के आधार पर मार्शल ने अपनी बात बतलाई है। दूसरा जो विधि है, दूसरी विधि जो है वो ज्यामितीय विधि है, जो बिंदु रेखी विधि है, वो प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी है। उन्होंने अपने फार्मूले में बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाई अपर सेक्टर, है ना। कि इस प्रकार आप देखेंगे और आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। सपोज अगर मेरे को कोई एक रेखा मैंने खींच लिया है ना। आप देखेंगे एक्स अक्ष में मैंने वस्तु की मात्रा लिया है और वाई अक्ष में मैंने वस्तु की कीमत को लिया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने क्या है, ए से ई को मिलाते हुए एक रेखा खींच ली है और उसको विभिन्न बिंदुओं पर मैंने काट दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमसे कहीं पर भी किसी भी बिंदु के बारे में अगर कोई पूछेगा कि किसी बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी, तो आपको सिर्फ देखना क्या है, इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो आप मान के चलें कि 20, 40, 80, 100, 20, 40, 60, 80, यानी हमको देखना है कि इस पूरे लाइन को यदि 80% में मैं विभाजित कर लेता हूँ तो ये पूरा 80 है, मतलब सभी का वैल्यू क्या है, 20-20 है, मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि ए के लिए, पॉइंट ए के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए, तो आप बताएंगे कि ए के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। तो ए के लिए बताओगे नीचे में कितने आ रहे हैं, पूरा 80 आ रहा है, तो लोअर सेक्टर हो जाएगा 80 बटे उसके ऊपर में कितना भाग आया है, तो कुछ नहीं आया है। तो इसका मतलब हो जाएगा क्योंकि नीचे 0 है तो अनंत लोचदार मांग, यानी ए के लिए आप बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू अनंत लोचदार मांग होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं बिंदु बी के लिए कहता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए, तो आप बताएंगे कि बी के नीचे 20, 40 और 60, यानी अगर चूंकि हमने 20-20 माना है, मैंने कहा था बराबर बराबर हिस्सा में मान लीजिए, तो बी के नीचे 60% हिस्सा है, जब उसके ऊपर वाले सेक्टर में 20% है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर काटेंगे तो 3 आ रही है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, एक से अधिक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएंगे कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, अनंत है तो 1 आएगी। सी की अगर जब बात करता हूँ, सी के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोअर सेक्टर में कहेंगे 20 और 20, 40, नीचे 40 है और ऊपर 20 और 20, 40, 40 बटे 40, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ये यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बतला रहा है, यानी इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होगी 1। लेकिन अगर कोई कहता है कि डी के लिए निकालिए कि डी के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, तो अब डी के नीचे टोटल कितना है, 20% है, जबकि ऊपर 60% है। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 1/3 आ रहा है, यानी 0.33 इसका वैल्यू आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 1। इसी प्रकार बिंदु ई के लिए अगर कोई कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू याद कीजिए, तो अब ई के नीचे कितना है, कुछ नहीं है, तो निचला सेक्टर में 0, ऊपर पूरा 80% आ रहा है, 80 रुपये आ रहा है। इस प्रकार चूंकि ऊपर 0 है तो इसका मान 0 होगा, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो ई में जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 0 होगी, जबकि डी में आपने क्या देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इस प्रकार हमको देखना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं और कहता हूँ कि बताइए कि बिंदु सी के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, ऐसा दे दिया, केवल इतना एग्जाम में देता है आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो आप देखेंगे कि लोअर सेक्टर अपने हिसाब से मान लीजिएगा, 50 मान रहे हो, 100 मान रहे हो, 80 मान रहे हो, चलो 80 मान लो, तो अब देखोगे नीचे कितना है, 20, और ऊपर ज़्यादा है, मान लीजिए 60 कर लिया, तो 1/3, यानी इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान लेस देन 1 आएगा। कहीं भी एक बिंदु रख देगा एग्जाम में और पूछेगा उसके लिए क्या है, तो लोअर सेक्टर अपान अपर सेक्टर करोगे, उस बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी आप आसानी से बता पाओगे। तो ये विधि जो है प्रोफेसर बोल्डिंग के द्वारा दी गई थी। तो किसी भी बिंदु, कभी भी हम मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर जाते हैं और कहेंगे कि उस बिंदु पर मांग की लोच कितनी होगी, उसको आपको निकालना है। उस बिंदु पर उस वस्तु की जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी है, तो भी आप निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कुल मांग के मापने की जो विधि है उसको कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो कि मार्शल ने दिया था, उसको आपने देखा। इसमें आपको कीमत में कमी के आधार पर बतलाना है कि व्यय में किस प्रकार परिवर्तन आता है, वृद्धि आता है कि कांस्टेंट रहता है,
कि व्यय घट जाता है, और दूसरा है कि हम लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाई अपर सेक्टर को जब भाग देते हैं तो मांग की लोच की जो गणना है, जिसको हम बिंदु रीति या ज्यामितीय रीति भी कहते हैं, प्रोफेसर बोर्निंग ने दिया था, आसानी से आप बतला पाएंगे और इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो आज की कक्षा बहुत प्रभावी रही होगी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसकी बारीकों को। आपके अच्छे भाग्य के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।